Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with the question paper of School Organization and Management. जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बीएड का, जिसका पेपर कोड है बीएड 111 और ये क्वेश्चन पेपर आपको कम्प्लीटली 75 मार्क्स में कंप्लीट करना होगा और आपको इसके लिए पूरे 3 घंटे दिए जाएंगे। हो सकता है इस सेमेस्टर में आपका पैटर्न कुछ अलग हो, जिसके अंदर आपको 75 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना हो। वो यूनिवर्सिटी तय करेगी कि आपको किस तरीके से कितने टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पेपर हम किस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। हम सबसे पहले हम देखेंगे 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक वीडियो और अपलोड की है हमारे चैनल पर, जिसके अंदर मैंने इन क्वेश्चंस पेपर को ब्रीफली डिफाइन किया है, लेकिन आज हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो इसमें हमारे जो 5 क्वेश्चंस है 5-5 नंबर के, उसके अंदर हम किस तरीके से कैसे पॉइंट्स लिखेंगे इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का, जिसके अंदर है ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शैक्षिक प्रशासन के अर्थ की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यानी शिक्षा जो है वो भी उसका भी एक प्रशासन होता है कि शिक्षा का जो भी कार्य है वो एक प्रशासन द्वारा चलाया जाए। प्रशासनिक तौर पर किस तरीके से सारे कार्य होते हैं शिक्षा के लिए, जैसा कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स की डिटेल रखना, स्टूडेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको देखना, और भी ऑफिशियल वर्क्स जो होते हैं शिक्षा से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, ये चीज़ें प्रशासन द्वारा की जाती हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स कैसे लेने हैं, बच्चों के बारे में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है, टोटल सारा कार्यभार किसका होता है? शैक्षिक प्रशासन का, यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसके अंदर आपको सबसे पहले इसका परिचय लिखना होगा कि जो शैक्षिक प्रशासन है वो क्या है और किस तरीके से ये कार्य करता है। तो सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन का आप अर्थ लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे। इसमें आपकी पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड हेडिंग होगी आपकी मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड होगी आपकी, आपने अर्थ बता दिया कि क्या है बेसिकली इसका, लेकिन अब आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी एक, कि शैक्षिक प्रशासन जो है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो ये डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी आपके फर्स्ट चैप्टर में ही। डेफिनेशन लिखेंगे आप, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा क्या है और किसके द्वारा। कम से कम आप हर पेपर के अंदर हर टॉपिक में कम से कम आपको मीनिंग के साथ जो डेफिनेशन लिखनी है, कम से कम आप 2 डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स इन्हीं सब चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफली लिखेंगे कि बेसिकली एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है। तो 5 नंबर आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। बाकी आप सेकंड पॉइंट में क्या देखेंगे, ब्रीफली डिस्कस द डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शैक्षिक प्रशासन से जुड़ी हानियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यानी कि आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, बेसिक जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, सबसे पहले आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना है कि क्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग या फिर शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, ये चीज़ आप सबसे पहले हेडिंग में दे सकते हैं। उसके बाद आप इसके अर्थ को लिखने के बाद आप उसकी हानियाँ इसके अंदर पॉइंट वाइज बताएंगे। अगर आप सब पॉइंट्स बना सकते हैं तो आप इसके सब पॉइंट्स बनाएंगे, ताकि आपके कम से कम 2 पेजेस कवर हो सके उसके अंदर। या फिर अगर आप पॉइंट वाइज बनाना चाहते हैं नंबर 1 नंबर 2 करके, तो भी आप कम से कम 10 से 12 हानियाँ इसके अंदर बताएंगे, जिससे आपका ये एक क्वेश्चन पूरा पूरा कंप्लीट हो सकता है। थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर सी पॉइंट, जिसके अंदर राइट अ नोट ऑन स्कूल बजट, यानी विद्यालय बजट पर एक नोट लिखिए। सबसे पहले आप बजट को इसके अंदर डिफाइन करेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बजट इसके अंदर देंगे कि बजट बेसिकली होता क्या है। पहले बजट लिखेंगे, बजट की परिभाषा लिखेंगे, बजट क्या होता है। उसके बाद आप इसके अंदर लिखेंगे कि विद्यालय बजट क्या है, यानी स्कूल बजट क्या है। स्कूल बजट के बारे में आप इंट्रो देंगे, उसके अंदर सबसे पहले उसका अर्थ बताएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं स्कूल बजट के, स्कूल की सारी प्रोसेस के अंदर। तो इससे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है पूरा पूरा। बाकी आप अपनी तरफ से भी कुछ
कुछ भी पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पॉइंट आपका इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। डी पॉइंट आप देखेंगे इसके अंदर, ब्रीफली डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हॉस्टल, यानी विद्यालय छात्रावास के अवयवों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। जैसा कि आपने लास्ट में आपका जो स्कूल का या विद्यालय भवन का जो भी पूरा स्ट्रक्चर के बारे में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि विद्यालय भवन का निर्माण कैसे किया जाता है, या इस तरीके का एक टॉपिक है आपका पूरे सिलेबस के अंदर, कोई भी एक टॉपिक है उसके अंदर आपने देखा होगा कि छात्रावास भी उसके अंदर पॉइंट आउट किया गया है। तो जो छात्रावास है यानी हॉस्टल है, उसको किस तरीके से इसमें डिफाइन करना है, सबसे पहले आप छात्रावास के बारे में इसके अंदर डिफाइन करेंगे। पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ स्कूल हॉस्टल, और उसके बाद आप जो हॉस्टल्स है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ स्कूल हॉस्टल, तो इन चीज़ों के बारे में आप इसके अंदर लिखेंगे। देन आप इसके कंपोनेंट्स इसके बाद लिखेंगे, और इससे आपका एक क्वेश्चन पूरा पूरा कवर हो जाएगा। ई देखेंगे हम, हमारा 5th पॉइंट जिसके अंदर है पर्यवेक्षण की संकल्पना पर एक नोट लिखिए। पर्यवेक्षण जैसा कि सुपरविजन का भी आपको 3rd यूनिट में एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा, पूरा यूनिट इसी पर बेस्ड है कि सुपरविजन होता क्या है। तो सुपरविजन जो है इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आप शॉर्ट नोट में कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे सुपरविजन का अर्थ या फिर सुपरविजन का परिचय। जो आपको इस टॉपिक का परिचय देना है उसके अंदर आप सुपरविजन के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, पर्यवेक्षण के बारे में। उसके बाद लिखेंगे आप पर्यवेक्षण की परिभाषा, पर्यवेक्षण का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से आप सब पॉइंट्स बना के चलेंगे इसके अंदर। और पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या किन किन क्षेत्रों में पड़ती है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आप इसके अंदर ये चीजें ऐड कर सकते हैं। एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें रेडी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर हमारा F पॉइंट 6 पॉइंट जिसके अंदर है व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी अभिभावक अध्यापक संघ की क्या भूमिका है। सबसे पहले आप इसके रोल को सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे कि क्या है पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन। सबसे पहले आप इसी को लिखेंगे, अभिभावक अध्यापक संघ का परिचय या फिर इसका अर्थ। सबसे पहले आप ये चीजें लिखेंगे, उसके बाद आप इनके सब पॉइंट्स को लिखेंगे इसके अंदर कि इनकी क्या भूमिका होती है बच्चों की स्टडी में या उनकी चाइल्डहुड पीरियड में। तो ये चीजें आप पॉइंट वाइज लिखेंगे कि टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वो मिलकर किस तरीके से उनके सारे कार्यों में उनकी हेल्प करते हैं, या एक फैसिलिटेटर की तरह उनके सारे कार्यों को करने में हेल्प करते हैं। आगे है हम इसके अंदर देखेंगे हमारा 7th पॉइंट जिसके अंदर है ब्रीफली डिस्कस द इशू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, आपदा प्रबंधन के मुद्दे की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। मतलब इसमें टोटली क्या है कि जो आपदा प्रबंधन है इसको आपने 4th यूनिट के अंदर पढ़ा होगा, आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। और इसके अंदर सबसे पहले आपको आपदा प्रबंधन के बारे में उसका अर्थ बताना है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ चीजें जो स्कूल के अंदर किस तरीके से आपदा प्रबंधन किया जाता है और इसके क्या क्या मुद्दे हैं। तो इसको आप अलग अलग आपदाओं के जरिए डिफाइन कर सकते हैं और आपको अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें रेडी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर 8th क्वेश्चन जिसमें है राइट अ नोट ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, यानी स्व अनुशासन पर एक नोट लिखिए। ये भी आपका 4th यूनिट का पॉइंट है। इसके अंदर भी आपको अनुशासन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप अनुशासन को डिफाइन करेंगे, अनुशासन की परिभाषा लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद आप अनुशासन के बारे में लिखेंगे कि विद्यालय का अनुशासन क्या है और विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इस पर भी आपको एक नोट लिखना है। तो ये थे हमारे कुछ छोटे क्वेश्चंस जो 5 नंबर के क्वेश्चंस है। अब हम बड़े क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसको हमें लगभग 8 से 10 पेजेस में कंप्लीट करना होता है। और किस तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी सेकंड क्वेश्चन पे। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे चॉइस में, आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। वैसे तो ये 17 नंबर का एक क्वेश्चन है, इस पेपर के अंदर आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, इनमें से जो भी एक आपको ज्यादा अच्छा आता हो वो आप इसके अंदर से कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पहला, जिसमें है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन अ स्कूल टू फॉस्टर अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जाम्पल। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु तनाव रहित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय के संगठनात्मक संस्कृति के विकास पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अंदर इसको आपको जो स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सबसे पहले स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप इसके अंदर थोड़ा सा 4-5 लाइनें लिखेंगे। देन आप क्या करेंगे, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के बारे में लिखेंगे। आप स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। देन आप मेनली स्टार्ट करेंगे अपना पॉइंट। आपको हर क्वेश्चन के अंदर इतने मेन पॉइंट्स बना के चलने हैं, कॉमन पॉइंट्स बनाएंगे आप। जैसे कि किसी कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर फर्स्टली आप कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले आप उसका इंट्रो देंगे, परिचय लिखेंगे। देन आप उसका अर्थ लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। और उसके बाद आप मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसकी जैसे बेसिक पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, परिभाषा, अर्थ, उसका परिचय, फिर उसके बाद विशेषताएं, उसका क्या कार्य क्षेत्र है, उसके बाद उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और उसके अंदर उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं ज्यादातर। तो इसके अंदर आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तनाव रहित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं, इसको आप सबसे पहले आप लिखेंगे इसके अंदर कि तनाव रहित वातावरण किस वजह से उत्पन्न होता है। यानी कि तनाव रहित वातावरण, तनाव वातावरण के कारण, यानी जो तनावपूर्ण वातावरण होता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। और उसके बाद आप इसके उपाय लिखेंगे कि तनाव रहित वातावरण के उपाय, यानी तनाव रहित जो वातावरण है, स्ट्रेस फ्री जो एनवायरनमेंट है, उसको किस तरीके से हम स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, इसमें किस किस का रोल होता है, किस तरीके से आपको सारे कार्यों को करना है, और आपस में किस तरीके से मैनेजमेंट को बना के चलना है, मैनेज करके चलना है हर चीज को। तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें बनेंगे और आपका एक बड़ा क्वेश्चन रेडी होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, डिस्कस द रोल ऑफ अ हेड, यानी एक जो हेड है स्कूल का, उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है इन अ स्कूल एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर फॉर टेकिंग द टर्म ऑन बोर्ड, सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जाम्पल। यानी एक विद्यालय में एक मुखिया की परिवर्तनकारी नेता के रूप में अपनी टीम को मंच पर लाने हेतु भूमिका की चर्चा कीजिए, उचित उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद्यालय का जो मुखिया होता है, यानी रोल ऑफ हेडमास्टर, जो हेड होता है वहां का, उनकी क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले आप यही चीजें स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, पहले इसका इंट्रो देंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय में एक मुखिया की भूमिका। तो सबसे पहले आप इसकी भूमिका लिखेंगे, और उसके बाद परिवर्तनकारी नेता के रूप में क्या क्या भूमिका है अलग अलग क्षेत्रों में। तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आपको सब पॉइंट्स बनाकर लिखना पड़ेगा इसके अंदर, कि अगर टीचर्स का कोई मैटर है तो उसमें किस तरीके से वो परिवर्तनकारी नेता है, स्टूडेंट्स का कोई, टीचर्स का अलग है, स्टूडेंट्स का अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से इनके बारे में लिखेंगे, यानी हेड के बारे में, कि हर फील्ड में किस तरीके से हेड कार्य करते हैं। और आगे अपनी टीम को मंच पर लाने हेतु, मतलब फ्रंट पे लाने हेतु वो किस तरीके से एनकरेज करते हैं। तो इसके बारे में भी आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में अलग अलग पॉइंट बना बना के सारी चीजें समझाई हैं। आपको भी उसी तरीके से अपने क्वेश्चन में लिखना है, आंसर में लिखना है। तो आपको मेरी वीडियो देखनी होगी सारी एज एन एग्जाम्पल लेके, और उसी को आप कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर उसी तरीके से आप अपने कुछ पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं एग्जाम में। मेरी वीडियोस आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा,
जिसके अंदर है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ स्कूल। अब फंक्शंस स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं वो तो आप इजीली लिख सकते हैं कि क्या क्या कार्य होते हैं, तो आप अलग अलग पॉइंट्स लिख के सब पॉइंट्स बनाकर आप इसको चल सकते हैं कि क्या क्या कार्य होते हैं, किन किन फील्ड्स में क्या क्या कार्य होते हैं। हर इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का यही एक तरीका होता है कि आप अलग अलग फील्ड के बारे में लिखें। इसके अंदर फंक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का अलग होता है, क्लास का अलग होता है, टीचर्स का अलग होता है, टोटली सारा। तो स्कूल का जो टोटली कार्य होता है वो क्या होता है और किन क्षेत्रों में होता है, ये चीजें आप लिखेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। अब सबसे पहले आप सोसाइटी को डिफाइन करेंगे कि सोसाइटी क्या है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। उसके बाद आप सोसाइटी को और स्कूल को कनेक्ट करेंगे कि रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड स्कूल। उसके बाद आप लिखेंगे कि इन दोनों की जो रिलेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों की स्टडी पर, यानी इफेक्ट ऑन स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये चीज आप इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट रोल डू टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ प्ले स्कूल्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट योर आंसर विद रिलेवेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको जरूर देना है इसके अंदर। एक संगठन के रूप में विद्यालय में शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ क्या भूमिका है इनकी, या क्या भूमिका अदा करते हैं, उचित उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले आप विद्यालय के संगठन के बारे में लिखेंगे कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ लिखेंगे। उसके बाद स्कूल के अंदर जो टीचिंग स्टाफ है उसके बारे में लिखेंगे कि टीचिंग स्टाफ का क्या कार्य होता है, क्या होता है टीचिंग स्टाफ। उसके बाद लिखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में कि नॉन टीचिंग स्टाफ क्या होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ के क्या क्या कार्य होते हैं। उसके बाद ये दोनों ही स्टाफ, मतलब जो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये दोनों मिलकर किस तरीके से बच्चों के लिए अपना रोल अदा करते हैं, ये चीजें लिखेंगे कि नॉन टीचिंग स्टाफ कैसे हेल्प करता है बच्चों की स्टडी में, और टीचर्स जो है यानी टीचिंग स्टाफ वो कैसे हेल्प करता है, उनका क्या रोल होता है। तो इसमें आप कुछ सब पॉइंट्स बनाकर चलेंगे, जैसा कि मेरी वीडियोस में है ही, आप वहां से उसको देख सकते हैं कैसे सब पॉइंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द रोल ऑफ हेड ऑफ द स्कूल इन सुपरविजन, हाउ डज इट लीड्स टू ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट, यानी पर्यवेक्षण में विद्यालय के मुखिया की जो भूमिका है उसकी चर्चा कीजिए। आगे संगठनात्मक विकास में यह किस प्रकार काम करता है, यानी सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे रेडी करना है इसका। पर्यवेक्षण क्या है, पर्यवेक्षण की परिभाषा, पर्यवेक्षण का अर्थ। उसके बाद विद्यालय में पर्यवेक्षण, यानी ये 4 पॉइंट्स तो आपके यहीं रेडी हो गए। लगभग आपका 2 पेज इन 4 पॉइंट्स में कवर हो जाएगा। उसके बाद सुपरविजन बाय हेडमास्टर, यानी हेडमास्टर जो है वहां के, उनका क्या रोल है सुपरविजन के अंदर। अब उसके अंदर आपने रोल ऑफ हेडमास्टर इन सुपरविजन लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे रोल ऑफ हेडमास्टर इन सुपरविजन ऑफ टीचिंग स्टाफ, फिर रोल ऑफ हेडमास्टर इन सुपरविजन ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्लास के अंदर कैसे सुपरविजन करते हैं, किस तरीके से सारी चीजों को। सुपरवाइजर मीनिंग आपको पता ही होगा कि सुपरवाइजर करते क्या है, जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर और ज्यादा सुधार लाना, मतलब उसको और ज्यादा सहज बनाना सुपरवाइजर का काम होता है। तो जो हेड है वो अलग अलग क्षेत्र में करते ही है, जैसे कक्षा में कोई चीज उनको गड़बड़ लग रही है तो वो उस चीज के बारे में सजेशन देता है कि इसको इस तरीके से नहीं उस तरीके से कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो टीचिंग स्टाफ के अंदर भी इसी तरीके से कार्य करते हैं। प्लेग्राउंड के अंदर देखते हैं, अपने स्कूल के वातावरण को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्स को देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको सारी चीजें इसके अंदर लिखनी है अलग अलग पॉइंट बना के कि रोल ऑफ हेड मास्टर इन सुपरविजन, और किस किस फील्ड में किस किस तरीके से वो सुपरविजन करते हैं। तो ये आपका अच्छा खासा एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसी में चॉइस का, जिसके अंदर है हाउ डज डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट स्कूल फंक्शनिंग, सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जाम्पल, यानी लोकतांत्रिक निर्णय लेना विद्यालय कामकाज में किस प्रकार सहायक है, और उचित उदाहरण द्वारा ही इसके अंदर भी हमें आंसर की पुष्टि करनी है। तो इसके अंदर भी जैसा कि मैंने कराया ही था ये क्वेश्चन आपको कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होता है वो क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले डेमोक्रेसी को आप
डिफाइन करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग को डिफाइन करेंगे, डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है उन चीज़ों को आप डिफाइन करेंगे, डिसीजन मेकिंग होती क्या है और डिसीजन मेकिंग किस तरीके से विद्यालय में प्रयोग होती है और इसका क्या कार्य है, तो ये चीज़ें आप इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे। देन आप डिफाइन करेंगे कि डिसीजन मेकिंग अगर लोकतांत्रिक तरीके से हो, डेमोक्रेटिक तरीके से हो, तो वो कैसी होगी, स्कूल के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। तो इसको आपको डिफाइन करना है कि अगर अलग अलग पर्सन, अलग अलग टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ, इनको अगर थोड़ी सी छूट रहेगी, लोकतांत्रिक इनका विद्यालय जो है वो लोकतंत्र पर बेस होगा कि वहां पर कोई भी अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है, तो इससे क्या होगा कि वो बिना डरे या बिना स्ट्रेस के कोई भी कार्य कर सकता है बच्चों के हित में। तो ये चीजें हैं, अलग अलग फील्ड में आपको इसको लिखना है कि टीचिंग स्टाफ किस तरीके से बच्चों की स्टडी को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है डिसीजन मेकिंग के द्वारा, या नॉन टीचिंग स्टाफ है या अदर कोई स्टाफ है। तो इन चीज़ों में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर चलना पड़ेगा, तभी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी होगा। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको उदाहरण, हर क्वेश्चन के आपको उदाहरण पता होने चाहिए। आप अगर 4 लाइन का भी उदाहरण लिखेंगे तो उससे इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे कि आपको ये चीज़ सच में आती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सपोर्ट। Thank you so much for watching this video.